नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो रोज हमारी जिंदगी का हिस्सा है, पर शायद हम ज्यादा सोचते नहीं उसके बारे में। मतलब कचरा। हाँ, कचरा हर रोज का। घर हो, स्कूल हो, दफ्तर, बाजार, हर जगह से निकलता है ना? बिल्कुल। और ये खाने के पैकेट, पुरानी चीजें, बचा हुआ खाना, सोचिए जरा, ये सब जमा होकर कितना कितना विशाल ढेर बन जाता होगा। हाँ, काफी ज्यादा। तो ये सवाल उठता है कि भाई आखिर ये जाता कहाँ है, इसका होता क्या है, और क्या इससे हमें, मतलब हमारे पर्यावरण को कोई खतरा है? और सबसे जरूरी बात, क्या हम इसे कम करने के लिए या इसे बेहतर संभालने के लिए कुछ कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे पास स्रोत हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 का अध्याय 16, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो चलिए इस विषय की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। धन सिर्फ सफाई कर्मचारियों या सरकार का ही काम नहीं है। हाँ, ये तो है। जैसा कि स्रोत हमें बताता है, ये सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है और हमारे ग्रह के भविष्य से भी। अच्छा। ये अध्याय हमें कचरे के पूरे सफर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैसे निपटान होता है, हमारी क्या भूमिका है, और हाँ, इसमें स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रयासों का भी जिक्र है जो इसी जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो स्रोत के हिसाब से ये जो हमारे घरों से कचरा इकट्ठा होता है, ये जाता कहाँ है? सबसे पहले क्या होता है इसका? देखिए, अध्याय के अनुसार आम तौर पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो घरों से कचरा लेते हैं। हाँ। और फिर इसे ट्रकों में भरकर शहर के बाहर ले जाते हैं, अक्सर किसी निचले खुले इलाके में। अच्छा, शहर के बाहर? हाँ, उस जगह को लैंडफिल या भराव क्षेत्र कहते हैं। स्रोत में एक चित्र भी दिया है इसका, अंदाजा लगाने के लिए। लैंडफिल, ठीक है। तो वहां इस कचरे का क्या होता है? बस ऐसे ही डाल देते हैं? नहीं नहीं, वहां कोशिश होती है इसे अलग करने की। ओह अच्छा। हाँ, स्रोत बताता है कि कचरे को उपयोगी और अनुपयोगी हिस्सों में बांटा जाता है। उपयोगी और अनुपयोगी। तो जो हिस्सा किसी काम का नहीं होता, मतलब अनुपयोगी, उसे लैंडफिल में फैलाकर ऊपर से मिट्टी की परत डाल देते हैं, ढक देते हैं। मिट्टी से ढक देते हैं। हाँ, और जब वो लैंडफिल पूरा भर जाता है ना, तब? तो अक्सर उसे पार्क या खेल के मैदान जैसा कुछ बना दिया जाता है। अरे वाह। पर एक दिलचस्प बात स्रोत में लिखी है कि ऐसी जमीन पर करीब 20 साल तक कोई बिल्डिंग, कोई इमारत नहीं बनाते। 20 साल तक? अच्छा। ये तो हुई अनुपयोगी कचरे की बात, लेकिन वो कचरा जो उपयोगी हो सकता है, आपने कहा अलग करते हैं। स्रोत में कंपोस्ट बनाने का जिक्र है। ये कंपोस्ट क्या चीज है, कैसे बनता है ये? कंपोस्ट असल में ये जैविक कचरे को खाद में बदलने का एक प्राकृतिक तरीका है। जैविक कचरा मतलब वो कचरा जो सड़ गल सकता है, जैसे फल, सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना, पत्तियां, इस तरह की चीजें। हाँ हाँ, समझ गया। तो इस अध्याय में एक गतिविधि, एक एक्टिविटी बताई गई है इसे समझाने के लिए। अच्छा, क्या एक्टिविटी है? उसमें 2 तरह का कचरा लिया। एक ग्रुप में यही जैविक कचरा, छिलके, पत्तियां वगैरह, और दूसरे ग्रुप में प्लास्टिक, पॉलिथीन, कांच, धातु, मतलब जो सड़ता नहीं है। ठीक है, फिर इन दोनों तरह के कचरे को अलग अलग गड्ढों में दबा दिया और कुछ हफ्ते इंतजार किया देखने के लिए कि क्या होता है। तो क्या नतीजा निकला इस प्रयोग का? क्या हुआ उन गड्ढों में? नतीजा बिल्कुल साफ था। जो ग्रुप 1 वाला कचरा था, मतलब जैविक वाला? हाँ, वो पूरी तरह सड़ गया था, काला पड़ गया था और उसमें से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। अच्छा। असल में वो पौधों के लिए बढ़िया पौष्टिक खाद बन चुका था। इसी प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग, ठीक है। और दूसरे गड्ढे का क्या, जिसमें प्लास्टिक वगैरह था? वो वैसा का वैसा ही रहा। प्लास्टिक, कांच, धातु, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, वो सड़ा नहीं। तो इसका मतलब वो जो आजकल हम देखते हैं शहरों में, हरे और नीले रंग के कूड़ेदान, हाँ, उनका लॉजिक यही है जो स्रोत बता रहा है। बिल्कुल, स्रोत उसी तरफ इशारा करता है। हरा कूड़ेदान इसीलिए होता है रसोई और दूसरे गलने वाले जैविक कचरे के लिए, ताकि उसका कंपोस्ट बन सके। हाँ, और नीला कूड़ेदान उन चीजों के लिए जो सड़ती नहीं है, प्लास्टिक, धातु, कांच, जिन्हें शायद रिसाइकल किया जा सके या दोबारा इस्तेमाल। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कचरे को शुरू में ही अलग अलग करना कितना जरूरी है। हाँ, ताकि उसका सही निपटान हो सके। ये बात तो समझ आती है, लेकिन स्रोत एक और चीज पर चिंता जाहिर करता है। वो जो सूखी पत्तियां होती हैं या फसलों के अवशेष, हाँ, अक्सर लोग उन्हें इकट्ठा करके जला देते हैं। स्रोत में चित्र भी है इसका। हाँ, ये बहुत आम है, लेकिन स्रोत के अनुसार ये ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों ठीक नहीं है?
क्योंकि इनको जलाने से बहुत हानिकारक धुआं और गैसें निकलती हैं। वो हमारी सेहत के लिए खतरनाक है और हवा को भी प्रदूषित करती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए इन पत्तियों का? अध्याय सुझाता है कि कंपोस्टिंग इसका कई ज्यादा बेहतर और सुरक्षित तरीका है। इन पत्तियों और अवशेषों को भी कंपोस्ट गड्ढे में डाल सकते हैं। उनसे भी बहुत अच्छी खाद बनती है जो मिट्टी के लिए फायदेमंद है। मतलब जलाने की बजाय खाद बना लेना बेहतर है? कहीं ज्यादा बेहतर। तो कंपोस्टिंग तो हुआ एक तरीका जैविक कचरे से खाद बनाने का, लेकिन टेक्स्ट में एक और प्रक्रिया का जिक्र है, वर्मी कंपोस्टिंग। ये नाम थोड़ा अलग है। हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें लाल केंचुओं का इस्तेमाल होता है, ऐसा लिखा है। ये कैसे काम करता है? वर्मी कंपोस्टिंग, हाँ, ये वाकई एक बहुत असरदार तरीका है जैविक कचरे से खाद बनाने का, और इसमें लाल केंचुओं की मदद ली जाती है। स्रोत उन्हें किसान का मित्र भी कहता है। अच्छा, किसान का मित्र? इसके लिए स्रोत के मुताबिक एक गड्ढा खोद सकते हैं, करीब 30 सेंटीमीटर गहरा, या फिर लकड़ी का कोई बॉक्स भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके तले में नीचे थोड़ी रेत या फिर वो मुर्गा जाली आती है ना, वो बिछा देते हैं। हाँ। फिर उस पे रसोई का जैविक कचरा डालते हैं, वही फल सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, खरपतवार। हाँ, कागज या गत्ता भी डाल सकते हैं, पर वो चमकदार या प्लास्टिक वाला नहीं होना चाहिए। ओके, और फिर? इसे थोड़ा नम रखना होता है और ढीला ढाला, ताकि हवा आती जाती रहे। और फिर इसमें केंचुए डाल देते हैं। स्रोत में उनकी फोटो भी है। हाँ, फिर इसमें कुछ लाल केंचुए डाल दिए जाते हैं। ये खाते क्या हैं? क्या कुछ ऐसा है जो नहीं डालना चाहिए इस गड्ढे में? उन्हें ये फल सब्जियों का कचरा, कॉफी चाय की पत्ती, खरपतवार, ये सब पसंद है। लेकिन हाँ, अध्याय में साफ मना किया है कि नमक, अचार, तेल, सिरका या मांस, दूध से बनी चीजें, ये सब ना डालें। क्यों? इनसे क्या दिक्कत है? इनसे क्या है कि गड्ढे में बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे जीव पनप सकते हैं। वो केंचुओं के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये केंचुए खाना खाते कैसे हैं? क्या उनके दांत होते हैं? ये सवाल मेरे मन में आया था। नहीं, यही तो रोचक बात है जो स्रोत बताता है। केंचुओं के दांत नहीं होते। तो फिर? उनके शरीर में एक खास हिस्सा होता है जिसे गिजर्ड कहते हैं। वो खाने को पीसने में मदद करता है। गिजर्ड? अच्छा। स्रोत ये भी बताता है कि अगर अंडे के छिलकों का या सीपियों का चूरा मिला दें कचरे में, हाँ, तो उससे गिजर्ड को खाना पीसने में और मदद मिलती है। अरे वाह। और एक और बात लिखिए कि एक केंचुआ अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है एक दिन में। हाँ, है ना कमाल की बात। बहुत खाते हैं ये। तो ये जो खाद बनती है इससे, वर्मी कंपोस्ट, ये कब तक तैयार होती है और निकालते कैसे हैं इसे? आमतौर पर करीब 3 से 4 हफ्तों में गड्ढे के किसी एक हिस्से में आपको भुरभुरी गहरे रंग की मिट्टी जैसी खाद दिखने लगेगी। 3-4 हफ्ते, ठीक है। और होता क्या है कि केंचुए धीरे धीरे खुद ही गड्ढे के उस हिस्से की तरफ चले जाते हैं जहां ताज़ा कचरा डाला गया हो। अच्छा, वो ताज़े खाने की तरफ चले जाते हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें नमी और ताज़ा भोजन पसंद है। तो जहां खाद बन गई वहां से वो हट जाते हैं। फिर आप तैयार खाद वाले हिस्से से खाद को आराम से निकाल सकते हैं। और फिर? उसे निकालकर कुछ घंटे धूप में सुखा लेना अच्छा रहता है। इससे अगर कोई केंचुए रह भी गए हों तो वो भी अंधेरे और नमी वाली जगह यानी गड्ढे के दूसरे हिस्से में वापस चले जाते हैं। समझ गया। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है, ये बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी खाद होती है। गमलों के लिए, बगीचों के लिए, खेतों के लिए, सबके लिए बढ़िया है। ये तो वाकई कचरे से सर्वश्रेष्ठ बनाने वाली बात हो गई। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बिल्कुल। तो ये कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग तो कचरे को काम में लाने के तरीके हो गए, लेकिन स्रोत हमें इस पर भी सोचने को कहता है कि हम रोजाना कितना कचरा पैदा करते हैं, है ना? एक आंकड़ा भी दिया है शायद। हाँ, सोचने वाली बात है। और इसी सिलसिले में नानू की एक कहानी भी दी गई है स्रोत में। हाँ, नानू की कहानी, वो क्या दिखाती है? वो कहानी एक बहुत अच्छा कंट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ नानू है जो कागज फाड़ फाड़ कर हवाई जहाज बनाता रहता है, मतलब कागज बर्बाद करता है। और दूसरी तरफ उसका चचेरा भाई है श्याम। वो पुरानी बेकार समझी जाने वाली चीजों से बड़ी काम की और सुंदर चीजें बनाता है। जैसे? क्या क्या बनाता है वो? अरे बहुत कुछ। जैसे पुराने शादी के कार्ड से डायरी बना ली, पुराने चार्ट पेपर से फाइलें बना ली। अच्छा। पेंसिल के छिलकों से ग्रीटिंग कार्ड सजा दिए, पुराने कपड़ों से दरी बना ली, यहाँ तक कि जो पॉलीथीन की थैलियां होती है ना, हाँ, उनसे रस्सी बुनकर टोकरियां बना ली। और नानू ने जो कागज फाड़े थे उनसे भी उसने फोटो फ्रेम और कार्ड बना दिए। कमाल है। कहानी में नानी को भी कुछ बनाते हुए दिखाया है। पेपियर माशे, ये क्या होता है? हाँ, पेपर मशे। इसमें क्या करते हैं कि कागज को पानी में गलाकर
उसमें थोड़ी मिट्टी या गोंद जैसी कोई चीज मिलाकर एक लुगदी, जी, एक पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है। फिर इस लुगदी को किसी सांचे पे फैलाकर सुखा लेते हैं। सूखने पर वो सख्त हो जाती है। तो उससे चीजें बन जाती हैं। हाँ, उससे टोकरियां, कटोरे, मुखौटे, कई तरह की चीजें बन सकती हैं। श्याम ने नानू के दोस्तों के लिए इसी से मुखौटे भी बनाए थे कहानी में। और कहानी का वो हिस्सा भी सोचने पर मजबूर करता है जब नानू बाजार जाता है। हाँ, और दुकानदार उसे पॉलिथीन नहीं देता और वो घर से कपड़े का थैला ले जाना भूल गया होता है। हाँ, बेचारे को सामान लाने में कितनी दिक्कत होती है। सही में। तो ये पूरी कहानी असल में हमें क्या सिखाती है? कचरा कम करो, रिड्यूस, चीजों को बार बार इस्तेमाल करो, रीयूज और रिसाइकल करो। हाँ, या फिर अनुपयोगी चीजों को नया रूप दो। रिसाइकल, यस, रिसाइकल, अपसाइकल। और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाती है ये कहानी। इसी कहानी में शायद कूड़ा बीनने वाले बच्चों का भी जिक्र आता है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी और संवेदनशील पहलू है। स्रोत बताता है कि ये बच्चे जो हमें अक्सर कचरे के ढेरों पर दिखते हैं, वो हमारे फेंके हुए कचरे से काम की चीजें छांटते हैं। प्लास्टिक, कागज, धातु, वो अनजाने में ही कचरा प्रबंधन में हमारी मदद कर रहे होते हैं। कैसे? वो इन चीजों को कबाड़ी वाले को बेचते हैं और कबाड़ी वाला फिर इन्हें आगे रिसाइकलिंग फैक्ट्रियों तक पहुंचाता है। अच्छा, तो ये एक तरह की चेन है। हाँ, तो स्रोत हमें कहता है कि हमें इन बच्चों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए और उनके काम के महत्व को समझना चाहिए। और हाँ, कबाड़ी वाले को पुराना सामान बेचना भी तो रिसाइकलिंग और कचरा कम करने का ही एक तरीका है। सही बात है। अच्छा, रिसाइकलिंग की बात चली है, तो क्या हम घर पर भी कागज रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे श्याम ने किया? हाँ, बिल्कुल। अध्याय में इसकी एक आसान विधि भी दी है। बताइए जरा। इसके लिए आप पुराने अखबार ले लीजिए, मैगजीन या इस्तेमाल की हुई कॉपी, कोई भी बेकार कागज। बस ध्यान रहे कि वो चमकदार या प्लास्टिक कोटेड न हो। ठीक है। फिर इन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उन्हें पानी में भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 1 दिन के लिए भिगोना है? हाँ, अगले दिन पानी निकालकर इन भीगे हुए टुकड़ों को कूट लीजिए या पीस लीजिए ताकि एक गाढ़ी लुगदी, एक पेस्ट जैसा बन जाए। लुगदी बन गई। उसके बाद? अब एक फ्रेम चाहिए जिस पर बारीक तार की जाली लगी हो, जैसे खिड़की वाली जाली होती है, या फिर आटा छानने वाली बड़ी छलनी भी काम आ सकती है। ओके। इस फ्रेम को किसी टब या ट्रे में रखिए और जो लुगदी बनाई है उसे फ्रेम की जाली पर एक बराबर फैला दीजिए। ठीक है। फिर फ्रेम को धीरे धीरे हिलाइए ताकि फालतू पानी नीचे टब में निकल जाए। जब पानी निकल जाए तो लुगदी की इस गीली परत को फ्रेम से सावधानी से हटाकर किसी पुराने अखबार या मोटे कपड़े पर रखिए और धूप में सूखने दीजिए। अखबार या कपड़ा बाकी नमी सोख लेगा? बिल्कुल। और फिर सूखने पर आपका घर का बना रिसाइकल कागज तैयार। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और आप चाहें तो लुगदी फैलाते समय उसमें खाने वाला रंग मिला सकते हैं या सूखी पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां, तो और सुंदर डिजाइन वाला कागज बन जाएगा। ये दिखाता है कि कागज जैसी चीज को भी फेंकने की बजाय दोबारा काम में लाया जा सकता है। बिल्कुल। कागज का तो ठीक है, वो गल जाता है, रिसाइकल हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक, स्रोत कहता है कि हर तरह का प्लास्टिक रिसाइकल भी नहीं होता, और पॉलीथीन जैसी चीजें तो वो सैकड़ों साल तक गलती ही नहीं है प्रकृति में। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात लगती है। निश्चित रूप से प्लास्टिक आज हमारी जिंदगी का मतलब एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। अब देखें तो खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघी, बाल्टी, बोतलें, पाइप, गाड़ियों के हिस्से, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कितनी चीजें। हाँ, अनगिनत है। स्रोत इस बात पर ध्यान दिलाता है कि प्लास्टिक अपने आप में शायद उतनी बड़ी समस्या न हो। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है इसका बेहिसाब इस्तेमाल और लापरवाही से इस्तेमाल, और फिर इसके निपटान के गलत तरीके, वो बड़ी समस्या पैदा करते हैं। स्रोत प्लास्टिक से होने वाले नुकसान भी गिनाता है। क्या क्या है वो? हाँ, अध्याय में साफ बताया है। एक तो प्लास्टिक को जलाने से बहुत जहरीली गैसें निकलती हैं, वो सांस की और दूसरी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। दूसरा, अक्सर जानवर, खासकर जैसे गायें हैं, वो खाने के धोखे में पॉलीथीन की थैलियां खा लेती हैं। हाँ, ये तो देखा है। वो उनके पेट में फंस जाती हैं, पाचन तंत्र को ब्लॉक कर देती हैं और उनकी मौत तक हो जाती है इससे। और तीसरा, जो हम सब देखते हैं, इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन थैलियां नालियों में, सीवर लाइनों में फंस जाती हैं, उन्हें जाम कर देती हैं। हाँ, फिर पानी सड़कों पर भर जाता है। बिल्कुल। खासकर बारिश में तो बाढ़ जैसी हालत हो जाती है कई बार इसी वजह से। तो ये प्लास्टिक तो वाकई एक बड़ी समस्या है।
इससे निपटने के लिए स्रोत क्या कहता है, क्या समाधान है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, देखिए, पूरी तरह खत्म करना शायद मुश्किल हो, लेकिन स्रोत कई व्यवहारिक कदम सुझाता है जिन्हें हम अपनी रोज की आदतों में ला सकते हैं। जैसे कि? पहला और सबसे जरूरी, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, जितना हो सके, खासकर पॉलीथीन की थैलियों का। ठीक है, कम इस्तेमाल। दूसरा, अगर प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करनी ही पड़े तो उसे एक बार इस्तेमाल करके फेंके नहीं, जहां तक हो सके बार बार इस्तेमाल करें, रीयूज करें। रीयूज। हाँ। तीसरा, जब भी बाजार जाएं खरीदारी करने तो हमेशा घर से कपड़े का या जूट का थैला साथ लेकर जाएं। अपनी थैली खुद ले जाएं। हाँ, ये अच्छी आदत है। चौथा, दुकानदारों से भी कहें कि कागज के थैले इस्तेमाल करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और पांचवां, खाने पीने की चीजें रखने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल ना करें, खासकर वो थैलियां जो पहले किसी और काम आ चुकी हों। ओके। छठा, प्लास्टिक की चीजें या थैलियां इस्तेमाल के बाद कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर ना फेंकें, सड़कों पर, नालियों में बिल्कुल नहीं। ये तो बेसिक बात है। सातवां, प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, वो जहरीला धुआं बहुत खतरनाक है। कभी नहीं जलाना है। ठीक। आठवां, अपने रसोई के कचरे को अलग करें, उसका कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बनाएं, इससे कुल कचरा कम होगा, लैंडफिल पर बोझ घटेगा। हाँ, ये हमने बात की थी। नौवां, कागज को बचाएं, उसे रिसाइकिल करें, कागज के दोनों तरफ लिखें, रफ काम के लिए स्लेट इस्तेमाल करें या पुरानी कॉपी के खाली पन्नों का। और 10वां और शायद सबसे असरदार कदम, वो क्या है? वो है अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, दूसरों को भी जागरूक करना, कचरा कम करने और सही तरीके से निपटाने के बारे में। हाँ, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है। बिल्कुल, ये एक सामूहिक कोशिश से ही होगा। स्रोत का एक मुख्य संदेश यही लगता है कि हम जितना ज्यादा कचरा पैदा करेंगे, उससे छुटकारा पाना उतना ही मुश्किल होगा। हाँ, मतलब समाधान की शुरुआत वहीं से होती है, कचरा कम पैदा करो। बिल्कुल सही। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये बात तो एकदम साफ है कि कचरा, खासकर शहरों में जो बढ़ता जा रहा है, वो एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, है तो। पर अच्छी बात यह है कि जैसा इस स्रोत ने हमें दिखाया, हमारे पास तरीके हैं, समाधान है। कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, रिसाइकलिंग है। हाँ, समाधान मौजूद है। बस जरूरत है कि हम इन्हें अपनाएं, अपनी आदतें बदलें। हाँ। है ना? और प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर तो हमें वाकई बहुत बहुत ज्यादा सावधान और जिम्मेदार बनना होगा। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं है, सरकार की या नगर निगम की ही नहीं है, जैसा कि स्रोत बार बार इशारा कर रहा है। हाँ। ये हम सबकी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। कचरा कम करना, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना, कचरा सही तरीके से अलग करना, उसका सही निपटान, ये सुनने में छोटे छोटे कदम लगते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम सब इन्हें अपनाएं तो मिलकर एक बहुत बड़ा, एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये अध्याय हमें यही प्रेरणा देता है, अपनी भूमिका निभाने की। सही काम। तो अगली बार जब हम कुछ फेंकने जा रहे हों, शायद एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या इसे कम किया जा सकता था? क्या इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये रिसाइकल हो सकता है या कंपोस्ट? हाँ, ये सवाल पूछना जरूरी है। स्रोत से मिली एक बात मेरे दिमाग में घूम रही है। क्या? कि क्या जिसे हम कचरा समझकर फेंक देते हैं वो सच में कचरा है, या वो बस कोई ऐसी चीज है जो गलत जगह पर है और जिसका सही इस्तेमाल शायद हमें पता नहीं है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।